अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम इनिशियल एंड थर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं। उसका एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम हमने देखा। मज़ीद हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने व्रोंस्कियन देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस देखा हमने, और आपके पास एक क्राइटेरिया होता है लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का, उसको डिस्कस किया। वो हमारे पास क्या था, जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया था वो ये था कि आपके पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर व्रोंस्कियन नॉन ज़ीरो होगा, और अगर आपके पास व्रोंस्कियन नॉन ज़ीरो होगा तो जो आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। आज हम फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है? एनी सेट ऑफ सॉल्यूशंस y1 to yn of n linearly independent solutions of homogeneous linear nth order differential equation on an interval is said to be fundamental set of solutions on the interval। क्या है आपके पास? अगर वो जो आपके पास लीनियर सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे तो वो हम तो कहेंगे कि वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं उस इंटरवल के ऊपर। ठीक है, तो यही हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल सेट, अगर आपके पास जो लीनियर एंड थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके कोरोस्पोंडिंग हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरम 4.1.4 में यही बताया गया है, देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द होमोजीनियस लीनियर एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं y1 to yn तक वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं उस होमोजीनियस लीनियर एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनको हम कहते हैं कि वो तमाम सॉल्यूशंस फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। और किसी भी होमोजीनियस लीनियर एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। तो अब ये हमने पढ़ा है कि आपके पास जो अगर वो जो सॉल्यूशंस है y1 to yn तक अगर वो सॉल्यूशंस होंगे तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी एक सॉल्यूशन होगा। तो यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। अब होमोजीनियस के केस में अगर आपके पास वो y1 to yn तक अगर फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो उन तमाम सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सॉल्यूशंस के लीनियर कॉम्बिनेशन करने का क्या मतलब है? आपने तमाम सॉल्यूशंस को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ऐड कर लिया तो वो आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। देखते हैं, लेट y1 y2 so on yn be the fundamental set of solutions of the homogeneous linear nth order differential equation on an interval I, then the general solution of this equation on the interval is। आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू c1 y1 with constant multiples plus c2 y2 plus so on plus cn yn। तो that linear combination of the solutions is also a solution where c i's are constant and i की वेरिएशन हमारे पास क्या है? 1 to so on n तक। तो ये हमारे पास होमोजीनियस के केस में जनरल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है रिलेटेड टू दिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमारे पास क्या है? दो फंक्शंस दिए गए हैं, y1 इक्वल है e3x, y2 इक्वल है e-3x। ये क्या है? ये दोनों सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये है। तो अगर हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशंस हैं तो इनके जो कांस्टेंट मल्टीपल लेते हैं तो वो भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशंस हैं क्या ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो ये देखने के लिए कि क्या ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं या नहीं, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या इसका व्रोंस्कियन जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। अगर व्रोंस्कियन आपके पास नॉन ज़ीरो होता है तो आपके पास ये इन सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो कि एक जनरल सॉल्यूशन होगा
तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि आपके पास जो रॉन्स्कियन है, अब इसमें आप देखते हैं कि आपने क्या किया, रॉन्स्कियन लिया। रॉन्स्कियन के लिए हम पता है रॉन्स्कियन किसके इक्वल होता है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। हमें पता है कि ये जो y1 इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x है, इसका जो इंटरवल है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। अब ये हमने y1 क्या है, y1 ई की 3x, y2 ई -3x। अब इनका जब डेरिवेटिव लिया डेट इज़ 3e3x, और y2 प्राइम -3e-3x। अब जब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस माइनस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस, तो आपके पास आता है -6। अब दिस -6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है आपके पास क्या है, रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आ गया है। जब आपके पास रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आ गया है तो गिवन जो फंक्शंस हैं या जो गिवन सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास क्या है, फंडामेंटल सॉल्यूशंस, सेट ऑफ सॉल्यूशंस है। तो हमारे पास थोड़ा हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं किसी भी होमोजीनियस एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो आपके पास उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। We conclude that y1 y2 form a fundamental set of solutions. Y equal to c1 of e exponent y1 plus c2 of y2, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, that is the general solution of the equation on the interval। तो यही हमने इसमें देखना था। नेक्स्ट हमारे पास ऐसा है कि अगर आपके पास कोई जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो उसको देखने, कोई सॉल्यूशन है वो हमारे पास गिवन है, अब हमने देखना है कि क्या वो किसी जनरल सॉल्यूशन से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे अब ये जो फंक्शन एग्जांपल 8 में दिया है, द फंक्शन y इक्वल टू 4 साइन हाइपरबोलिक 3x -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जांपल 7। जो भी हमने एग्जांपल 7 देखी कि उसमें अभी इसी एग्जांपल में ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे, उसका हमने एग्जांपल 7 में जनरल सॉल्यूशन एक निकाला था। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, ये y इक्वल टू c1 e3x प्लस c2 e-3x। तो अब इसमें हमने स्पेशली क्या करना है, बस c1 c2 की वैल्यूज़, कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ दे देनी है और वेरीफाई कर देना है कि इससे हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये ऑब्टेन हो जाता है। इफ़ वो चूज़ c1 is 2 and c2 is -7, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, y इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x -7 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। इसको हम रीराइट करें तो हम इसको -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x और -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। अब हमने जब इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चूज़ करनी है तो हमने उसमें एक्सप्रेशन को नोट करना है कि ये किस टाइप की। तो अगर हम इसमें देखें तो साइन हाइपरबोलिक के अंदर 3x आ रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 फर्स्ट कांस्टेंट है c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x, ठीक है, उसमें ऐसा जो एक्सपोनेंशियल में है उसमें चेंज नहीं हो रहा। सेकंड भी हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन हमने c2 जो आ रहा है आपके पास इसको इस तरह के कांस्टेंट्स दिए हैं कि हमारे पास ये जो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 3x है उसकी जो फॉर्म है वो ऑब्टेन हो सके। तो ये हमारे पास एज अ रिजल्ट 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x -2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x और -5 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x। ये हमने 7 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x को ओपन किया है, मतलब उसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि -5 और -2 हमें पता है -7। अब अगर हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो ये हमारे पास बनता है 4e3x -4e-3x और ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2। ये हमने जब 2 से मल्टीप्लाइड, अब ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 4 कॉमन आ गया, ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x ओवर 2। और ये हमें पता है ये चीज़ किसके इक्वल है, डेट इज़ साइन हाइपरबोलिक 3x। तो ये हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन था एग्जांपल 7 से, उसे हमने ये जो सॉल्यूशन है इस
डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्टेन कर लिए। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी आपके पास तो 3 फंक्शंस दिए गए हैं और उनको देखने हैं कि क्या वो जनरल सॉल्यूशन होंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें पता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या वो जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्या वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं। तो उसके लिए हम रॉन्स्कियन ले लेते हैं। रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आ जाता है इस केस में भी, और वो हमारे पास फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। जब वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो इसमें इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ थ्योरम वी कैन से डैट कि अगर हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा। तो इससे हमें यहाँ पता चलेगा कि ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन सॉल्यूशंस का लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में हमारे पास क्या होगा कि आपके पास, हमने आगे देखा होमोजीनियस इक्वेशंस में आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन अपीयर होता है जी ऑफ एक्स वो ज़ीरो होता है। ये होती है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। लेफ्ट हैंड, अब जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उस केस में हमारे पास जो जी ऑफ एक्स अपीयर हो रहा होता है राइट हैंड साइड पे वो क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अगर वो नॉन ज़ीरो हो तो हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब नॉन होमोजीनियस के केस में हमने सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। नॉन होमोजीनियस के केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन एक और सॉल्यूशन साथ आ रहा होता है, मतलब नॉन होमोजीनियस के केस में आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा होता है। ठीक है, अब जो आपके पास इक्वेशन 7 है उसमें आपके पास जी ऑफ एक्स अपीयर हो रहा होगा। एनी फंक्शन वाई पी फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स दैट सेटिस्फाइज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्टिकुलर सॉल्यूशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें ये वाली इक्वेशन, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इस केस में हमारे पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका आ रहा है, वो क्या आएगा, वाई पी इक्वल टू 3। इन एडिशन ऑफ द डेट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आपके पास एक इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी आएगा जो फ्री ऑफ आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, अब हम इट मीन्स हमारे पास अगर y1 y2 सोन y के सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशन 6 के, जो कि इक्वेशन 6 nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और y पे आपके पास कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा 7th का जिसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और राइट साइड पे जी ऑफ एक्स अपीयर हो रहा है, तो आपके पास इन सॉल्यूशंस का इस y1 y2 सोन y के और y p इन सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा उस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल। तो यहाँ पे यही बताया गया है, इफ़ द y1 y2 सोन y के आर सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन 6 एंड y p is any particular solution of 7 on an interval, then the linear combination y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus so on plus ck yk plus yp is also solution of the non-homogeneous equation 7। अब हमने जनरल सॉल्यूशन देखा होमोजीनियस इक्वेशंस का। अब जो थ्योरम 4.1.6 है इसमें आपके पास जनरल सॉल्यूशन बताया गया है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। तो इसमें अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में हमें पता है कि आपके पास एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन का भी एडिशन हो जाता है साथ। देखते हैं इसको, लेट वाई पी बी एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन इंटरवल। ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने साथ मेंशन कर देनी है। एंड लेट y1 y2 so on yn be fundamental set of solutions of associated homogeneous differential equation। अब बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे पास जो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस जो है उसको देखते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये जो कोफिशिएंट्स है मैं वैसे ही लिख रही हूँ, ये हमारे पास जो है डिपेंड कर रहे हैं एक्स के ऊपर, तो ये -1 ऑफ एक्स है बेसिकली। प्लस
a1 ऑफ dy ओवर dx प्लस a नॉट इक्वल टू कोई भी एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये nth ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक वाई पी सोल्यूशन आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ये हम सोल्यूशन निकाल लेंगे इस नॉन होमोजीनियस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। साथ हम सोल्यूशंस निकालेंगे जो कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे किसी भी एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल का इक्वेशन का मतलब है इसके साथ, इस इक्वेशन से जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएट हो रही है उसका क्या मतलब है कि हम जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस निकालेंगे वो हम निकालेंगे इस इक्वेशन के होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ए एन डी एन वाई, ए एन -1 डी एन -1 ऑफ वाई ओवर डी एक्स एन प्लस सोन ए नोड ऑफ इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसके साथ जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएट हो रही है वो क्या है, वो हमारे पास ये है। इसका हमने निकाला है फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। एज अ रिज़ल्ट जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहे हैं और जो दूसरे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनका लीनियर कम्बिनेशन। तो यही इस थ्योरम में बताया गया है। जनरल सॉल्यूशन है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्लस द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इनके जो लीनियर कम्बिनेशन है वो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपके पास बस वो जो पार्टिकुलर हमारे पास जो फंक्शन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो वाई पी ऑफ एक्स आता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो जो हमने फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकाले होते हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम दे देते हैं। जैसे अगर हम देखें जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, हमें पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या किसके इक्वल है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब ये जो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस है इनको हम क्या नाम दे देते हैं कि दिस इज इक्वल टू वाई सी ऑफ एक्स। ये है ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। द लीनियर कॉम्बिनेशन दिस विच इज़ जनरल सॉल्यूशन ऑफ 6 इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। जो कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यही इसमें बताया गया है। तो इसका मतलब हम जब जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का देखते हैं तो हम कह सकते हैं दैट के जनरल सॉल्यूशन इक्वल है वाई सी सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस सम ऑफ एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमें पता है दिस इज C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस सोन CN YN। सिमिलरली हमारे पास जो एग्जांपल 7 है इसमें आपके पास जो कोई भी पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो दे दिया गया है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। तो अब ये हमारे पास इसका अगर हमें वो जनरल सॉल्यूशन देखना है तो सबसे पहले हमें इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस देखने होंगे। उसके लिए हमने क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिस इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। इसका हमने निकाल लेना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये इसके जो इसका जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आता है इस होमोजीनियस इक्वेशन का वो फाइंड आउट कर लेना है।
तो फिर सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने देखा कि वाई सी हमारे पास ये आ रहा है, तो इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन 11 है इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, वाई सी प्लस वाई पी, तो वो आपके पास ये आ गया। अब आगे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था होमोजीनियस इक्वेशंस का। अब हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है उसके इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। अब हमने देखा जब आपके पास वाई पी पार्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है, वो जो वाई पी पार्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है वो भी ज़रूरी नहीं है आपके पास एक हो, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी के पार्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास होमोजीनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हो सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस जो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। आपके पास जो राइट हैंड साइड पे अपीयर हो रहा है वो हो सकता है हो g1 ऑफ x प्लस g2 ऑफ x, डिफरेंट टाइप्स के मतलब फंक्शंस आ रहे हो, एक पॉलिनोमियल हो, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसी तरह nth आपके पास जो फंक्शंस अपीयर हो रहे हो, तो उन सब के करस्पॉन्डिंग आपको एक पार्टिकुलर सोल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग yp1, इसके करस्पॉन्डिंग yp2, सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग ypn। तो इनका जो सम होगा वो भी आपके पास एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने यही जो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लें। Let yp1, yp2, ypk be k particular solutions of non-homogeneous linear nth order differential equation 7 on an interval corresponding to k distinct functions। ठीक है, आपके पास yp1 से ypk तक k particular solutions हैं corresponding to k distinct functions g1 to gk। It means आपके पास जो हम इसको इस तरह भी कहेंगे सपोज वाई पी आई जनरल वाई पी आई वेयर वाई आई इज इक्वल टू 1 to so on k। सपोज वाई पी आई डिनोट्स अ पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में पता है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे, जिससे ये हमारे पास ये होगी। यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे जी आई ऑफ एक्स है। इट मीन्स जी आई ऑफ एक्स का मतलब है यहाँ पे g1 ऑफ एक्स, g2 ऑफ एक्स, gn ऑफ एक्स, gk ऑफ एक्स यहाँ पे आ रहे हैं इक्वेशन 1 to k तक। तो अगर हमारे पास ये yp1 to ypk ये के पार्टिकुलर सोल्यूशंस आ रहे हैं corresponding टू डिस्टिंक्ट फंक्शंस, तो आपके पास जो इस इक्वेशन का पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द के पार्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब सम ऑफ ऑल आपके पास जो भी पार्टिकुलर सोल्यूशंस आ रहे हैं। देन yp इज इक्वल टू yp1 प्लस yp2 प्लस ऑन प्लस ypk is a particular solution of this differential equation g1 of x right hand side plus g2 of x plus so on gk of x। ठीक है, तो आपके पास ये विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के पार्टिकुलर सोल्यूशंस आ रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू के डिस्टिंक्ट फंक्शंस। तो जो आपके पास जनरल जो उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन उस पूरी इक्वेशन का आ रहा होगा तो सम ऑफ ऑल द पार्टिकुलर सोल्यूशंस होगा। तो यही हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है फॉर द केस ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। नेक्स्ट जो एग्जांपल 11 है उसमें आपके पास डिफरेंट सोल्यूशंस डिफरेंट पार्टिकुलर सोल्यूशंस दे दिए गए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू फंक्शंस। तो अब आपके पास इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। सिंपल, वी हैव टू वेरीफाई दैट yp1 is a particular solution of this equation, yp2 is particular solution of this equation and yp3 is a particular solution of this equation। अब ये तीनों हमारे पास इन इक्वेशंस के पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करना है, थ्योरम अप्लाई किया तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें पता चल जाता है कि जो yp है डैट इज़ इक्वल टू ये हमारे पास जो yp है डैट इज़ इक्वल टू yp1 प्लस yp2 प्लस yp3। तो ये हमारे पास है सम ऑफ ऑल द पार्टिकुलर जो सोल्यूशंस है। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन किसका होगा, ये हमारे पास सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का जिसमें हमारे पास y डबल प्राइम माइनस 3y प्राइम प्लस 4y इक्वल आ जाता है। अब राइट हैंड साइड पे तमाम जो भी फंक्शंस इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस में अपीयर हो रहे थे उन जी आइज़ का सम आ गया। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन, ये जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा।
तो ये हमने इस लेक्चर में देखना था। नेक्स्ट इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ सिंपल, ये जो एग्जांपल्स हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपने 1 से लेकर इसके जो करने हैं 35 तक, 1 to 35 इसके और क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये कोई 18 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके बनेंगे इस टॉपिक 4.1 में से। ये आपने सारे और क्वेश्चंस को कर लेना है। मज़ीद इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो।